मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके जीएस में हम लोग भूगोल देख रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की जलवायु को। तो इस वीडियो में हम लोग भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे और आगे डिस्कस करते हैं। लोग देख रहे हैं भारत की जलवायु को। भारत की जलवायु को हम लोग देखेंगे तो यहाँ से सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है क्या कि भारत की जलवायु कैसी है। तो इसका जवाब हो जाएगा कि भारत की जलवायु मानसूनी है, या फिर पूछा जाता है कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि भारत में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, यानी कि हवा की दिशाओं में परिवर्तन जो होता है वो मौसम के अनुसार होता है। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि भारत की जलवायु मानसूनी है और इसके बाद यहाँ पर मौसम के अनुसार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है। इस चीज़ को देखेंगे। आगे एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग बारिश के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पहले देखते हैं कि वर्षा के लिए उत्तरदायी स्थितियाँ कौन कौन सी है। तो इसके पहले देखते हैं यहाँ पर इस डायग्राम को समझते हैं। पहले डायग्राम को समझेंगे तो यहाँ पर हो रहा है लो प्रेशर और यहाँ हम लोग देख रहे हैं हाई प्रेशर। बारिश में लो प्रेशर और हाई प्रेशर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब लो प्रेशर होता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। लो प्रेशर में क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, और हाई टेम्परेचर में प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं कि हाई टेम्परेचर अगर रहेगा तो क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा, और अगर हाई प्रेशर बनेगा तो लो टेम्परेचर होगा। तो दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर वर्षा के लिए देखा जाए तो हवाएं जो है वो लो टेम्परेचर से अगर चलेंगी तो यहाँ पर वो कभी भी हाई टेम्परेचर की ओर बढ़ेगी। हवा जो है वो कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जाएगी और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आएगी। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो हवा जो है वो लो टेम्परेचर से ऐसे जाएगी और हाई टेम्परेचर के पास आएगी। हाई टेम्परेचर के पास जब हाई प्रेशर के पास जब आएगी यहाँ पर, तो हाई प्रेशर के बाद आने पर इसका टेम्परेचर जो होगा वो लो हो जाएगा। और बारिश से लो टेम्परेचर में कभी भी नहीं होता है। लो टेम्परेचर में बारिश नहीं होता है। बारिश के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा और जो प्रेशर चाहिए वो लो चाहिए होगा। तो जब यहाँ पर हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है तो बारिश यहाँ पर होगी नहीं होगी। तब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर अब यहाँ से हवा जो है वो चलते चलते कहाँ जाएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी। जब लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो हवा जो है वो क्या होगा, हल्की हो जाएगी। लो प्रेशर की तरफ जाएगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हवा हल्की हो जाएगी और उसके बाद ये ऊपर की तरफ उठने लगेगी। हवा जब ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो वहाँ पर देखा जाएगा कि अब बादल का निर्माण होगा। हवा जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वहाँ पर बादल का निर्माण होगा, क्योंकि हवा में जलवाष्प की मात्रा होगी जिससे कि बादल का निर्माण होगा। और बादल का निर्माण जब होगा तो उस समय इस हाई टेम्परेचर में संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन का मतलब होता है कि गैस का द्रव्य में बदलना, यानी गैस का लिक्विड में बदलना ही संघनन कहलाता है। तो यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होगी जिसमें क्या होगा कि जो गैस है यानी कि हवा जो है अब वो पानी में परिवर्तित हो जाएगी, लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगी और इस प्रकार से बारिश होना शुरू हो जाएगा। तो अधिकांशतः बारिश जो है वो इसी प्रकार से होती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वर्षा के लिए उत्तरदायी स्थितियाँ कौन सी है। तो वर्षा के लिए सबसे पहला चीज कि निम्न दाब का विकास होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, लो टेम्परेचर बन रहा है, तो वर्षा के लिए हमेशा निम्न दाब का विकास होना चाहिए, यानी कि लो टेम्परेचर बनना चाहिए। इसके आगे देखेंगे हवा में पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा होनी चाहिए। हवा में जलवाष्प की मात्रा होनी चाहिए, उसमें पानी के छोटे छोटे कण होने चाहिए, वरना बारिश नहीं होगी, क्योंकि बादल का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब बादल का निर्माण नहीं होगा तो फिर बारिश कैसे होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि हवा में पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा भी होनी चाहिए। आर्द्रताग्राही नाभिक में जैसे कि नमक हो गया, बालू हो गया, रेत हो गया, तो इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो हवा में होना चाहिए। आगे देखते हैं यहाँ पर कि अगर नमक, बालू, रेत ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है तो वहाँ पर कृत्रिम तरीके से भी बारिश करवाया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लिक कहा जाता है। कृत्रिम तरीके से
बारिश करवाया जाता है। किसके द्वारा? तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम तरीके से बारिश करवाया जाता है, AgL। तो कृत्रिम तरीके से बारिश किससे करवाया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा करवाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या जाने कि भारत की जलवायु मानसूनी है और मौसम के अनुसार यहाँ पर पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। जब लो प्रेशर होता है तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी कि निम्न दाब में तापमान उच्च हो जाता है। और जब हाई प्रेशर होता है तो टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी कि उच्च दाब में तापमान जो होता है वो नीच का हो जाता है, यानी कि लो हो जाता है। वर्षा के लिए उत्तरदायी स्थितियाँ क्या है? तो निम्न दाब का विकास। यहाँ पर निम्न दाब बन रहा है तो वर्षा यहीं पर होगी, क्योंकि जब निम्न दाब बनेगा तो तापमान उच्च होगा, तो वर्षा के लिए जिम्मेवार होंगे। हवा में पर्याप्त जलवाष्प की मात्रा होनी चाहिए, तो हवा में जलवाष्प की मात्रा का होना जरूरी है। और आर्द्रता ग्राही नाभिक का होना भी जरूरी है। अगर नहीं है तो कृत्रिम तरीके से क्या किया जाएगा कि सिल्वर आयोडाइड के द्वारा वर्षा करवाई जा सकती है। तो ये चीज़ हम लोग जाने। अब यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय मानसून स्थल समीर तथा जल समीर का व्यापक रूप है। क्या चीज़? तो स्थल समीर तथा जल या फिर समुद्री समीर का व्यापक रूप है, जिसे लैंड ब्रिज या फिर सी ब्रिज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ये बनाने का मकसद क्या है कि ये चीज़ दिखाना है कि कहाँ पर लो प्रेशर होगा, कहाँ हाई प्रेशर होगा, तो कहाँ बारिश होगी। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये स्थल है और ये समुद्र है, तो हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो जब स्थल पर हाई प्रेशर बनेगा, स्थल पर जब उच्च दाब होगा तो समुद्र के तरफ निम्न दाब होगा। जब स्थल पर क्या होगा? उच्च दाब होगा, तो समुद्र के तरफ क्या होगा? निम्न दाब होगा, यानी कि लो प्रेशर बनेगा। तो इस प्रकार से समुद्र में बारिश होगी। इस प्रकार से क्या होगी? समुद्र में बारिश होगी। तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी, स्थल से समुद्र की ओर हवा जाएगी और यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर का निर्माण होगा और फिर उसके बाद यहाँ समुद्र में बारिश होगी। वहीं अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो यहाँ देखेंगे कि ये स्थल हो गया और ये समुद्र हो गया। अब यहाँ क्या होता है कि जब समुद्र पर हाई प्रेशर का निर्माण होगा तो हवाएं जो है वो स्थल की तरफ आएंगी और यहाँ पर आकर के लो प्रेशर बनाएगी, यहाँ पर आकर लो प्रेशर बनाएगी। जब यहाँ स्थल पर लो प्रेशर बनेगा तो बारिश कहाँ पर होगी? स्थल में होगी। तो यहाँ पर अब बारिश होगी। तो जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर क्या होगी? बारिश होगी। तो अगर समुद्र में हाई प्रेशर है तो हवाएं क्या होगी? स्थल के तरफ चलेगी और वहाँ पे लो प्रेशर बनाएगी और बारिश होगी। अगर स्थल में हाई प्रेशर होगा तो हवाएं जो है वो समुद्र की तरफ जाएगी और लो प्रेशर बनाएगी और उसके बाद कहा जाए तो समुद्र में बारिश होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये चीज़ देख ली कि भारतीय मानसून स्थल समीर तथा जल समीर का व्यापक रूप है। इसके आगे देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलने वाली हवाएं, भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ चलने वाली हवाएं जो होती है, जैसे कि ये हो गया भारतीय उपमहाद्वीप हो गया, और इसके तरफ जो ये हवाएं जाती हैं तो जाने वाली हवा को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जाने वाली इस हवा को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। जबकि भारत से लौटने वाली हवा को उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। लौटने वाली हवा यहाँ से लौटेगी तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। भारत में जाने वाली हवा को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, और आने वाली हवा को उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग ITCZ को। ये क्या है? तो ये है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, जिसको हिंदी में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। हिंदी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर जैसे कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन जो होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि हम लोग देखेंगे इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर एक जगह होता है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो उस पर जो 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे तक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन बनता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर हमेशा बारिश होती है शाम के 4 बजे के करीब में।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विषुवत रेखा पर, यानी कि जो इक्वेटर होता है या फिर भूमध्य रेखा होती है, तो विषुवत रेखा पर यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। क्या होता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। उसे ही क्या कहा जाता है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन कहा जाता है। निम्न वायुदाब का जो जोन बनता है उसे ही इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? व्यापारिक पवनों का कन्वर्जिंग होता है, यानी इधर उधर से आने वाली जो हवाएं होती है उसका कन्वर्जिंग किया जाता है, वहाँ पर कन्वर्जिंग होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जून जुलाई के महीने में गंगा के मैदानी भाग में 25 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच ये ITCZ स्थिर हो जाता है। जून जुलाई के महीने में ये गंगा के मैदानी भाग यानी कि 25 डिग्री से लेके 30 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित हो जाता है। और उसके बाद अब ये जहाँ पर रहेगा बारिश वहीं पर होगी, तो वहाँ पर अब बारिश होती है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं जेट प्रवाह को। जेट प्रवाह क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम में यानी जेट प्रवाह दो प्रकार का होता है, एक पश्चिमी जेट प्रवाह और दूसरा कौन सा होता है? पूर्वी जेट प्रवाह होता है। तो इसमें देखा जाएगा कि पश्चिमी जेट प्रवाह जो है ये भूमध्य रेखा से भारत की ओर आती है। भूमध्य रेखा से भारत की ओर आती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये अगर मैप हो गया, यहाँ ये भूमध्य रेखा हो गया ग्लोब पर, तो भारत तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर भारत है। तो यहाँ से ये क्या होती है? हवा जो है भूमध्य रेखा से भारत की ओर चलती है। कौन? पश्चिमी जेट प्रवाह। पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो भूमध्य रेखा से भारत की ओर जाती है और भारत के पश्चिमी भागों में जाड़े में वर्षा कराती है। भारत के ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, यहाँ पर जाड़े में क्या होता है? वर्षा कराती है। तो जाड़े में जब ये वर्षा कराती है तो कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ पर जाड़े में वर्षा होती है भारत में? तो ये हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र होगा जहाँ पर ये बारिश होगी। राजस्थान में ठंड के मौसम में जो बारिश होती है उसे महावट कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहा जाता है? महावट कहा जाता है। ठंड के मौसम में जो बारिश होती है उसे। अब यहाँ पर एक नज़र हम लोग इस मौसम को समझ लेते हैं। तो यहाँ एक चक्र बनाए हैं हम लोग और यहाँ पर देखते हैं कि ऋतुएं जो होती हैं, तो ये 4 ऋतुएं हैं। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और ये लौटती मानसून। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 15 जून से लेके और 15 सितंबर तक बारिश का मौसम होता है। 15 जून से 15 सितंबर तक बारिश का मौसम होता है। इसके बाद 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक मानसून जो है वो लौटती है, यानी लौटती मानसून का समय होता है। तो मानसून आने का समय 15 जून हो गया और ये रहेगा 15 सितंबर तक। और लौटती मानसून में जो वर्षा होती है तो वो हो जाएगा 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु होता है, यानी ठंड का मौसम। और 15 मार्च से लेके 15 जून तक गर्मी का मौसम होता है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर और भयानक गर्मी है, तो इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो ये क्या है कि 15 मार्च से 15 जून तक ये गर्मी का मौसम रहता है। उसके बाद मानसून आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ मानसून नहीं दिख रहा है। बहुत जगहों पर मानसून आ चुका है, लेकिन अभी जहाँ से मैं बोल रही हूँ वहाँ पर मानसून दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वर्षा ऋतु हो गया। अब दक्षिण पश्चिम भारत में क्या बोल रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून हिमालय के प्रायद्वीपीय भाग से टकराती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो हिमालय के प्रायद्वीपीय भाग से टकराती है और तब वो क्या कराती है? बारिश कराती है। तो यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आती है तो वो प्रायद्वीपीय भारत से टकराती है और प्रायद्वीपीय भारत से टकराने के बाद से 2 भागों में बढ़ जाती है। पहला होता है अरब सागर की तरफ और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी की तरफ। अरब सागर की तरफ देखा जाए तो पश्चिमी घाट, नर्मदा ताप्ती घाटी और अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है उसमें, और बंगाल की खाड़ी में देखा जाए तो भारत का उत्तरी मैदान और हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र जो होता है यहाँ पर वर्षा करवाती है।
इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि गर्म शुष्क मौसम में पश्चिमोत्तर भारत में लो प्रेशर होता है, यानी कि निम्न दाब होता है। तो क्या गर्म और शुष्क मौसम में पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि भारत के इस भाग में क्या होता है कि लो प्रेशर का केंद्र होता है, यानी कि निम्न दाब का केंद्र होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्षा होती है गर्म शुष्क मौसम में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार में सबसे अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत के तरफ जा रहा है, तो यहाँ से पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट यहाँ पर जो हो गया, यहाँ पर पूर्वी हिमालय, हिमालय का भाग, यानी कि यहाँ अगर बोला जाए पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार, यहाँ पर अंडमान निकोबार होगा, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून जब दो भागों में बट रहा है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है। और अगर इधर देखा जाए तो यहाँ कहा जा सकता है कि पूर्वी भारत में सबसे अधिक वर्षा हो रही है, और उसके बाद अंडमान निकोबार में सबसे अधिक वर्षा हो रही है। सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मेघालय में मासिनराम है। जब हम लोग पर्वतों को पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग गारो खासी जयंतिया को देखे थे, और गारो खासी जयंतिया में उस समय बताया गया था कि सबसे अधिक उसमें वर्षा होती है, क्योंकि बादल उसमें बीच में आता है और टकरा टकरा करके खूब बारिश होती है उसमें, पर्वतों से टकरा करके। तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। अब सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र देखा जाए, यानी कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा होती हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग देखते हैं। तो ये पश्चिमी राजस्थान है, तमिलनाडु का वृष्टि छाया प्रदेश और कश्मीर का लेह है। यहाँ पर जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम की वर्षा होती है। आगे देखते हैं लौटती मानसून को। लौटती मानसून का समय हम लोग देखें कब से कब तक, तो 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच लौटती मानसून का समय है। तो भारत में लौटती मानसून के समय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चक्रवाती वर्षा होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में यहाँ पर चक्रवाती वर्षा होती है, यानी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात वगैरह आएगा और उसके बाद से यहाँ पर वर्षा होगी और खूब तबाही मचाएगी। तो ये चीज़ें हम लोग देख लिए कि लौटती मानसून से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में खूब वर्षा होती है और यहाँ पर चक्रवाती वर्षा होती है। शीत ऋतु की बात करते हैं तो ये 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में होता है। अब देखते हैं यहाँ पर कि जब पश्चिमी जेठ प्रवाह, शीत ऋतु में जब पश्चिमी जेठ प्रवाह के कारण उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है। शीत ऋतु में पश्चिमी जेठ प्रवाह के कारण उत्तर पश्चिम भारत में क्या होती है, वर्षा होती है। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया उत्तर पश्चिम भारत। तो यहाँ पर क्या होती है कि वर्षा होती है भारत में, जबकि तमिलनाडु के तट पर उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून यानी कि लौटती मानसून है, तो तमिलनाडु के तट पर उत्तर पूर्व मानसून के कारण वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु को देखेंगे कि ये 15 मार्च से लेकर 15 जून तक का समय है। तो ग्रीष्म ऋतु में देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में जब निम्न दाब क्षेत्र का विकास होता है, उत्तर पश्चिम भारत में जब निम्न दाब क्षेत्र का विकास होता है, तो उस समय मॉनसून के आगमन से पहले इन निम्न वायु दाब के कारण गर्म हवाओं की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जब निम्न वायु दाब होता है तो टेम्परेचर तो हाई हो जाएगा, और जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो यहाँ पर गर्म हवाएं चलेगी। तो जब गर्म हवाएं चलेगी, मॉनसून के आने के पहले निम्न वायु दाब जब बनेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि गर्म हवाएं चलेगी, और इस गर्म हवा को उत्तर भारत में लू कहते हैं, पूर्वी भारत में इसे नार्वेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत में लू, पूर्वी भारत में नार्वेस्टर,
पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। असम में बोरडाई चिल्ला कहा जाता है इसे। और इस समय चक्रवाती प्रभाव के कारण कभी कभी भारी वर्षा भी हो जाती है, यानी चक्रवात आता है तो उस कारण भारी वर्षा भी हो जाती है इस समय। तो इस वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। कर्नाटक में इस वर्षा यानी चक्रवाती वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, जो कॉफ़ी की फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इसी वर्षा को दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहा जाता है, जो आम की फसल के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। भारत में वर्षण को देखते हैं तो भारत में मानसून के कारण 73% बारिश होती है, चक्रवाती वर्षा 17% और पूर्वी मानसून से 10% बारिश होती है। मानसून से 73% बारिश होती है, चक्रवाती वर्षा से 17% और पूर्वी मानसून से 10% बारिश होती है। धान की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना अनिवार्य है, तभी धान की खेती होगी। लगभग यानी भारत में लगभग 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है। यहीं देखा जाए तो कोरोमंडल तट पर अक्टूबर तथा नवंबर में भारी वर्षा होती है। यहाँ पर कोरोमंडल तट पर लालिनो का भारतीय मानसून पर अनुकूल यानी कि अच्छा प्रभाव पड़ता है, वहीं एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रतिकूल यानी कि बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में भारत की जलवायु के बारे में देखे। भारत की जलवायु हम लोग देख लिए। अब आप लोग इसको देखिए, रिवीजन कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतने देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।